गुड इवनिंग क्लास, माई सेल्फ प्रियंका सिंह एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। पहले देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पहले मैं इतना ये जानती हूँ कि हम लोग इसके पहले क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके थे और फिर क्लास 11th में जब हम लोग आए तो यहाँ भी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉपिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डैट्स मीन कहने का मतलब हमारा जो प्री नॉलेज है वह हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ऑलरेडी पता है। ठीक है, किसके बारे में हम लोग को पता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आगे जो है तो यह हम लोग को जीपी पढ़ना था, डैट्स मीन की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना था। ठीक है, जो जो टॉपिक हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े हैं, जो जो कंटेंट, जो जो कंसेप्ट हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बना के रखे हैं, वही वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट, थोड़ा बहुत उसे लिटिल बिट चेंज हम लोग को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ना है। तो सो वाई एपी वाला जितना हमको याद रहेगा उतना ही ज़्यादा ईजिली हम लोग जीपी पे कंसेप्ट अपना डेवलप भी कर लेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करने लगेंगे। ठीक है, देखिए आपका एपी का अगर आप याद करने जाओ तो आपका एपी क्या था कि अगर कोई भी हमको एक टर्म दे रहा है, फर्स्ट टर्म सपोज करती हूँ हमको दे दिया ए, और इसमें हम लोग एक कोई फिक्स नंबर डी क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो ऐड करने के बाद जो हमको सीक्वेंस मिलता था, जो पैटर्न मिलता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? एपी कहते थे। मीन्स कि इस ए में डी को ऐड की तो मिल गया हम लोग का ए प्लस डी, फिर इसमें अपना मैं प्लस डी ऐड की तो यह मिल गया हम लोग का ए प्लस 2d। ठीक है, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली जीपी में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्टार्टिंग में फर्स्ट कोई नंबर हम लोग को पता है, सपोज करती हूँ कि हमारा फर्स्ट नंबर ए हमको पता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ऐड नहीं करते हैं बल्कि एक फिक्स नंबर, सपोज करती हूँ एक सिंबल या एक वेरिएबल है हमारा आर, जो ये फिक्स है मतलब कांस्टेंट है कि वैल्यू मैं क्या करती जाऊँगी, मल्टीप्लाई करती जाऊँगी। इस ए में आर को मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर मिला मुझे ए आर। ठीक है, फिर अब इसमें फिर से आर मल्टीप्लाई करूँगी तो यह मिल गया मुझे ए आर स्क्वायर। फिर इसमें मैं आर मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ मिल गया मुझे ए आर क्यूब। फिर इसमें मैं आर मल्टीप्लाई करती हूँ तो यह मिल गया मुझे ए आर 4 डॉट डॉट डॉट, डैट्स मीन कि सो ऑन। तो जो यह हम लोग का एक पैटर्न मिला है, डैट्स मीन कि एक कांस्टेंट नंबर ए स्टार्टिंग का, जो स्टार्टिंग में हम लोग लेके चलते हैं, जो हमको दिया रहता है, बड़ा यूज़फुल होता है। जैसे एपी में भी सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या था? फर्स्ट टर्म ए, और जो यह कांस्टेंट हम लोग ऐड कर रहे थे जिसको कि हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते थे। तो वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट हम लोग का यहाँ भी चलता है कि एक हम लोग का फर्स्ट नंबर दिया रहेगा स्टार्टिंग में, जहाँ से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, जो भी पैटर्न में हम लोग जहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यह हम लोग का फर्स्ट नंबर पता है। ठीक है, ए, और इसमें हम लोग क्या करते जाते हैं, एक फिक्स कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। मीन्स कि ये हुआ ए आर स्क्वायर, फिर इसमें आर मल्टीप्लाई कर दी तो ए आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए डिफिनीशन अगर हम लोग इसका डेवलप करना चाहते हैं तो डिफिनीशन के लिए हम लोग जानते हैं कि जैसे यह हम लोग का एक टर्म और यह इसके जस्ट बाद वाला टर्म, तो बाद वाले टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? सक्सीडिंग टर्म, और इसके जस्ट पहले वाले टर्म को क्या कहेंगे हम लोग? प्रीसीडिंग टर्म। तो एक इसका डिफिनीशन देते हैं हम लोग कि जीपी का डिफिनीशन जनरली अगर हमको देना होगा तो जीपी क्या है? तो जीपी एक ऐसा हम लोग का पैटर्न है, एक ऐसा हम लोग का सीक्वेंस है जिसका हर सक्सीडिंग टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म का क्या होता है? कांस्टेंट मल्टीपल होता है। क्लियर है? थोड़ा बहुत और अगर हम लोग इसको जाते हैं, डीपली समझने के लिए जाते हैं थोड़ा सा और, जैसे एक भाई मैथ है, मैथ का अपना एक लैंग्वेज होता है, तो मैथ के लैंग्वेज में होता है कि भाई एक सिस्टमेटिक वे में, भाई मैथ भी तो एक साइंस ही है, तो एक सिस्टमेटिक वे में थोड़ा और इसका अगर हम लोग एक नया डिफिनीशन देखें जो मोस्टली बुक्स में अवेलेबल रहते हैं, जैसे हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में, हमारे आर.एस. अग्रवाल के बुक्स में, आई.डी. शर्मा के बुक्स में, जो डिफिनीशन जो ज़्यादा अवेलेबल रहता है उस डिफिनीशन पर पहुँचती हूँ। वो डिफिनीशन कैसे आया है? देखिए हुआ क्या कि जैसे अगर आप ये कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई करते जाते हो तो आप एक काम करो कि हर एक बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म में डिवाइड मारो। डिवाइड मारो कहने का मतलब कि उसका रेशियो निकालो। अगर मैं यहाँ पे इस वाले को, जो ये दूसरा है, जनरली हम लोग सिंबल जानते हैं, यह फर्स्ट टर्म है डिनोट करने के लिए पहला टर्म, यह सेकेंड टर्म है डैट्स मीन यह दूसरा टर्म, यह थर्ड टर्म है डैट्स मीन कि यह तीसरा टर्म। नीचे इंडिसेस लगाते जाते हैं। अगर ये मेरा फोर्थ टर्म है तो इसको मैं लिखूँगी यह A4। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर मैं ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करती हूँ, मतलब कि हर सक्सीडिंग का उसके प्रीसीडिंग से रेशियो निकालती हूँ, यह A2/A1 निकालने गई। ठीक है, मीन्स कि यह AR में मैं यह A से डिवाइड मारी, कट जाएगा, ये मिला क्या हम लोग को R। यहाँ भी मतलब जो चीज़ मल्टीप्लाई करें वही ना मिल जाएगा, कि क्या मल्टीप्लाई किए थे वो मिल जाएगा। फिर अगेन ये थर्ड टर्म जो हम लोग का था A3,
इसमें मैं इसके जस्ट प्रीसीडिंग पहले वाला कौन है A2, इसे डिवाइड की A3 कहने का मतलब कि ऐसे हम लोगों ने आर मल्टीप्लाई करके क्या निकाले थे AR स्क्वायर। तो इस AR स्क्वायर में अगर यह A2 डैट्स मीन कि AR से डिवाइड की, A से A कटा। एक चीज़ याद रखिएगा, GP में और AP में एक चीज़ चलता है। AP में जहाँ क्लास 10th में हम लोग लीनियर इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ों को डील करते थे, वहीं GP में जितना जो भी कैलकुलेशन चलेगा पूरा हमारा क्लास 7 का जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं उसी पे चलेगा। मीन्स हमको थोड़ा बहुत अपने दिमाग में वो रिकॉल करते रहना चाहिए। मैं अभी फर्दर मोड उसको भी डिस्कस कर दूंगी, बट फिलहाल में अभी हम लोग क्लास 11th में, तो इतना तो हम लोग मान ही के चलेंगे कि यहाँ छोटा छोटा ही हम लोग को पता ही होगा कि जब कभी भी बेस सेम रहता है तो होगा क्या हम लोग का कि तब उस समय जो भी हमारी वैल्यू आती है वो क्या होती है, पावर ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को क्या करते हैं माइनस। मतलब r के पावर 2 में से यहाँ पे कोई भी पावर नहीं दिया है, मतलब 1 पावर दिया है, तो r के पावर 2 में से r का पावर जो यह 1, मतलब जो 2 में से 1 माइनस करूँगी जो आएगा। सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये r स्क्वायर में r से डिवाइड मारी तो कितना बचेगा हम लोग का r। तो आपने क्या देखा कि हम लोग को यह मिल रहा है कि अगर हमारा एक सीक्वेंस दिया था A1 A2 A3 A4, जो यह इसके 4 टर्म्स हमारे दिए हुए थे, उसमें मैं यह देख रही हूँ कि A2 डैट्स मीन की सक्सीडिंग और उसके जस्ट पहले A1, इसकी जो वैल्यू आई R, वही वैल्यू किसकी आई तो A3 में जो A2 से डिवाइड की उसके। वही अगेन अगर आप A4 में अगर आप A3 से डिवाइड करते हो तो यहाँ भी यही वैल्यू मिलेगी। मीन्स GP क्या होगा, तो GP हम लोग का कुछ नहीं तो वह एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है, कि जिसके हर सक्सीडिंग टर्म का रेशियो किसके साथ, उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे AP में हम लोग जो यह कांस्टेंट जो हम लोग ऐड किए रहते थे उसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे। क्यों कॉमन डिफरेंस बोलते थे, बिकॉज ऑफ डेट हर दो टर्म्स के बीच में वही माइनस करेंगे तो सेम चीज़ आता रहता था, कॉमन था हर जगह डिफरेंस। तो सिमिलरली यहाँ जो या आप इस GP में जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो कहेंगे, कि हर दो टर्म्स अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हर सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग का जो रेशियो आता है हर बार क्या आता है, सेम आता है। तो जो भी अब फिक्स चीज़ मल्टीप्लाई किए हो R, इस R को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। क्लियर है। एक चीज़ याद रखिएगा, पूरा का पूरा GP भी केवल इन्हीं दो टर्मिनोलॉजी पे चलेगा, एक तो हमारे R पे और एक हमारे फर्स्ट टर्म पे। सबसे पहले हम लोगों ने अपना डिफिनीशन बिल्डअप किया, GP के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने समझे कि GP है क्या। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट है जो कंसेप्ट हम लोगों ने AP के लिए डेवलप किया था। AP के लिए हमारा क्या चल रहा था कि अगर हमारे पास एक पैटर्न दे देता है और उस पैटर्न में कोई फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं तो ऐड करने के बाद जो नया एक हम लोग का नंबर मिलता है और ऐसे सो ऑन करके जो एक हम लोग को सीक्वेंस मिलता है उस सीक्वेंस को हम लोग AP कहते थे। तो अब यहाँ पे GP के लिए वही सेम चलता है कि इसमें क्या है कि एक नंबर हमको दे देगा और इसमें हम लोग क्या करते रहते हैं, कांस्टेंट चीज़ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और जो यह मल्टीप्लाई करते हैं, अब इस मल्टीप्लाई वाला मतलब जो यह R था इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्लियर हुआ, डिफिनीशन भी क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट इस पे अब चलते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कुछ दो चार एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लिया कि मेरे पास ये 2 एक नंबर दे दिया, अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई की तो 6, फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया हम लोग का 18, फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया हम लोग का 54। तो जो यह आपको 2, 6, 18, 54 लिख के दिया है यह हम लोग का क्या है, एक GP है, जिसका फर्स्ट टर्म मतलब स्टार्टिंग वाला यह हम लोग का 2, जिसका कॉमन रेशियो जिसको हम लोग डिनोट R से करते हैं तो यह किसके बराबर, क्या मल्टीप्लाई किए थे 3 के बराबर। ठीक है, एक यह भी सुन लीजिए, कोई भी अगर मैं ऐसे पैटर्न लिखती हूँ, कोई कांस्टेंट अगर हमारा बेस कांस्टेंट रहे, सपोज करिए 2, और इसका पावर जो है तो मैं क्या करती हूँ, इंक्रीजिंग आर्डर में डिक्रीजिंग आर्डर में लिखते जाती हूँ। जैसे यहाँ पे पावर 1, फिर यहाँ पे पावर 2, फिर यहाँ पे पावर 3, फिर यहाँ पे पावर 4 एंड सो ऑन। तो यह भी हम लोग का क्या है, एक GP ही है। ठीक है, आपको GP चेक करना होगा तो बस आपको यही चेक करना है कि क्या हर एक बाद वाला जो है वो अपने पहले से कांस्टेंट मल्टीपल है कि नहीं। सिंपल वर्ड में कि क्या यहाँ पे कॉमन रेशियो का कंसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हर बाद वाले मतलब कि दूसरे में पहले से डिवाइड मारिए, तीसरे में दूसरे से डिवाइड मारिए, चौथे में तीसरे से डिवाइड मारिए। जैसे यह जो GP में लिखी हूँ तो इस GP का फर्स्ट टर्म जो है वह 2 है और इस GP का जो कॉमन रेशियो है वह अभी क्या है 2 है। कैसे निकाली हूँ मैं, कुछ नहीं, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव कोई भी दो, जैसे सपोज करिए कि मैं यह 2 को ले लेती हूँ। सबसे इजीली तो हम लोग स्टार्टिंग का ही लेंगे, बट चलिए मैं इसी 2 को ले लेती हूँ। तो इसमें देखिए कि यह वाला 2 का पावर 3, यह वाला हम लोग का 2 का पावर 2, डिवाइड मारती हूँ कितना मिल जाएगा 2।
तो यह जो 2 आया वही क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो कहलाएगा। जब कभी भी आपको एक पैटर्न लिख के दे के कह दे कि चेक करो कि वह जीपी है कि नहीं, तो बस यही चेक करिए कि वहाँ पे कांस्टेंट रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हर सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग का। ठीक है, लाइक मैं एक आपको लिख के दे रही हूँ √3, ठीक है, फिर ये आपको 3, फिर 3 √3, फिर ये आपको 9। ठीक है, अब यह चेक करते हैं कि एक जीपी है कि नहीं। तो जीपी चेक करने के लिए बस यही चेक करिए कि बाद वाला मतलब 3 में यह √3 से डिवाइड मारती हूँ। ठीक है, जितना दिया रहेगा सब में चेक करेंगे। अगर 3 तक दिया रहेगा तो 3 तक में चेक करेंगे, 4 तक दिया रहेगा तो हर 4 में ले लेके ऐसे चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई यहाँ तक हमारा जीपी रहे, इसके आगे जीपी न रहे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालूंगी। 3 दिया है ना, या √3 दिया है, बेस तो दोनों का सेम नहीं था, डिवाइड कैसे मारेंगे, तो कुछ नहीं, इसका बेस पहले इसके जैसा बनाएंगे, मतलब √3 के जैसा बनाएंगे। तो ऑलरेडी जानते हैं कि 3 दिया है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे √3 है, यह कैंसिल हुआ, मतलब √3 आ रहा है। अब इन दोनों को देख लेती हूँ, 3 √3/3 कट गया, कितना मिला, √3 मिला। मतलब यहाँ जो रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है वही यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर यहाँ भी देख लेती हूँ, क्या है, 9 3 √3। ठीक है, यह इसको देखती हूँ, यह कितना आया, 3/√3, एकदम यही वाला आया है, जानते भी थे। क्या कर लेंगे, इस 3 को कर लेंगे √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर लेंगे √3, यह हम लोग का कटा, यह कितना मिल गया, √3। मीन्स देख रही हूँ कि यह फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में सेकेंड का फर्स्ट से रेशियो, थर्ड का सेकेंड से रेशियो, फोर्थ का थर्ड से रेशियो, हर बार क्या मिला, सेम मिला। ठीक है, मीन्स आपने यहाँ से क्या एक लर्न किया कि अगर मैं ऐसे सिंबल में दे दूँ कि ABCD, अगर ये 4 हमारे सीक्वेंस, अब बोल दे ऑलरेडी किया जीपी में है, तो 110% सेकेंड वाला, बी का A से, सी का B से, डी का C से, यह जो रेशियो आएगा आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोगों तो स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा एक ये कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे, समझ रहे थे अपना। ठीक है, थोड़ा और जाते हैं भाई, अगर 11th में तो थोड़ा 11th की तरफ हम लोग ट्रीट करते हैं खुद को। ठीक है, पहला चीज़ पहले से भी जानते हैं, बुक में हम लोग को जो ये टर्म्स लिखते हैं ना, तो इस टर्म्स के लिए देखिए किसी किसी बुक में यह T1, T2, T3, T4 ऐसे लिख के देता है। जो हम लोग का NCERT बुक है वो क्या लिख के देता है, A1, A2, A3, A4 लिख के देता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोगों ने अपना एक जनरली कंसेप्ट बिल्डअप कर लिया कि जीपी कब होगा, कि जब हम लोग का T2/T1 डेट इज इक्वल टू T3/T2 डेट इज इक्वल टू T4/T3, या अगर इसकी बात करूँ तो A2/A1 डेट इज इक्वल टू A3/A2 डेट इज इक्वल टू A4/A3। यह हर बार क्या मिले, कोई ना कोई कांस्टेंट ही मिले। अगर यह कांस्टेंट आता है तो मीन्स यह हम लोग का एक जीपी बन जाएगा। अगर हमको चेक करने के लिए कहेगा तो हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक है, डिवाइड मार के। और यह चीज़ याद रखिएगा, जो तरीका हम लोग का एपी का था वही तरीका हम लोग का जीपी का भी चलेगा। जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने एपी के लिए डील किए थे, ठीक है, वही टॉपिक हम लोग को जीपी के लिए भी डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग डील करते हैं कि एपी में, अगर आपको याद होगा तो एपी में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, जनरल टर्म। जनरल टर्म कहने का मतलब यह होता है कि अगर हमको जैसे मान लीजिए कि यही लिख के मैं दी थी √3, फिर 3, फिर 3 √3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब ऐसे यह प्रोग्रेशन है हम लोग का, जैसे ये प्रोसीड कर रहा है। अच्छा देखिए, एक चीज़ याद आया प्रोग्रेशन से। ठीक है, मोस्टली हम लोग का सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में एक वर्ड बोला जाता है कि सीरीज और ये प्रोग्रेशन। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं बतलाऊँ, या हम लोग पढ़े भी हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, खुद को रिकॉल करना जरूरी रहता है। सीरीज कहने का मतलब यह होता है कि अगर इसमें प्लस 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 सिंबल लग जाए, जैसे हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़े हैं ना, सीरीज कम्बिनेशन में ऐड करते थे, इंड टू इंड जोड़ा जाना, तो वही सेम वर्ड थोड़ा वहीं से रिलेट करा के याद भी कर लिए कि सीरीज का मतलब यह होगा कि अगर यही √3 + 3 + 3 √3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट ऐसे लिख दूँ तो यह सीरीज होगा। सीरीज कैसा था, तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था जीपी का, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल सीरीज होगा। और अगर ऐसे कामा कामा लगा हुआ है तो मतलब यह एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जीपी का, तो मतलब इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। क्लियर है ये वर्ड। चलिए, अब दूसरा आता है जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब यह कि अगर ऐसे ये चल रहा है तो इसमें हमसे कोई कह दिया कि आप इसका कौन सा टर्म निकालिए, 35 नंबर वाला टर्म निकालिए।
मीन्स कि 835 क्या होगा, इतना हार्ड नहीं, ठीक है। जैसे कोई कह दे कि 810 निकालिए, 810 कहने का मतलब कि इसका 10th टर्म क्या होगा। कोई कह दे इसका 820 निकालिए, दैट्स मीन कि इसका 28th टर्म क्या होगा। यह कैसे फाइंड आउट करें। जनरली अगर बात करें तो इसका an, अब n की जगह पे जो भी, अगर n की जगह पे 1 पुट करूँ तो a1, n की जगह पे 2 पुट करूँ a2, n की जगह पे 3 पुट करूँ a3, तो a की जगह पे 10 वाला कौन सा, मतलब यह कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो रूल को फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग AP में पढ़े थे ना जनरल टर्म निकालना, ठीक है। तो जैसे AP में हम लोग का टॉपिक था जनरल टर्म निकालिए, फिर हम लोग का टॉपिक था सम निकालिए, ठीक है, फिर हम लोग का टॉपिक था अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो सिमिलरली हमारे GP में भी हम लोग को यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सबसे स्टार्टिंग में क्या, जनरल टर्म निकालने के लिए, फिर हम लोग का सम निकालना होगा, मतलब सीरीज अगर आ जाता है तब, और फिर हम लोग का इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, जनरल टर्म, ठीक है। चलिए जनरल टर्म के लिए जैसे यही क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन पहले ऑलरेडी लिख देती हूँ, ठीक है। पहले अपना एक कंसेप्ट के लिए देख लेते हैं। देखिए याद करने के लिए भी सुन लीजिए, कभी भी AP में जनरल टर्म का फार्मूला जो होता है AN, ठीक है, दिखलाई दे रहा है ना क्लास, ठीक है। तो जो यह हम लोग का जनरल टर्म जो होता है, तो इस जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है A इंटू R का पावर n-1। किसका फार्मूला होता है यह, जनरल टर्म, जिसको डिनोट करूं मैं कैसे, AN से। जहाँ पे यह जो A होगा वह क्या होगा, उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। जो यह R होगा वह क्या होगा, उस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो तो जान गए ना, सेकंड वाले में फर्स्ट से डिवाइड मार दीजिए। n क्या होगा, तो कौन सा वाला टर्म पूछ रहा है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। जैसे 20वां पूछ रहा होगा तो n के प्लेस पे 20, जैसे हम लोग का 15वां पूछ रहा होगा तो n के प्लेस पे 15। ये क्लियर है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं फार्मूला कैसे आया, क्योंकि भाई हम लोग की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि रटंत विद्या पे मत चलिए। किस पे चलिए आप लोग, अब समझंत विद्या, कहने का मतलब कि अंडरस्टूड करिए, बुक इस लैंग्वेज पे मत चलिए कि बुक में यह दे दिया है तो यही। थोड़ा आप लोग खुद से भी अपने मन से जैसे चाहें वैसे थोड़ा अप्लाई करने का ढंग सीखिए। मीन्स अगर हर जगह ARn-1 लिखा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आप लोग ARn-1 ही लेके चलो। आप बस यह जानो कि A कहने का मतलब फर्स्ट वाला सिंबल क्या था। अगर आप फर्स्ट सिंबल को X से डिनोट करते हो तो आप समझो कि हाँ यहाँ पे X लिखना है। अगर आप कॉमन रेशियो को R के बजाय कोई अनदर सिंबल देना चाहते हो, Y देते हो, तो आप Y लिखो, या आपके ऊपर है। बस आप समझे रहो कि हाँ यहाँ पे हमको पहला लिखना है और यहाँ पे हमको कॉमन रेशियो लिखना है, ठीक है। चलिए आया कैसे, प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसको प्रूफिंग करने के लिए कैसे चलेंगे कि चलिए एक मान के चलती हूँ कि एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म A है, जिसका कॉमन रेशियो हम लोग का R है, ठीक है। तो यह सीक्वेंस रहता कैसे कि A, इसमें R मल्टीप्लाई हुआ तो AR, फिर R मल्टीप्लाई हुआ तो AR स्क्वायर, फिर R मल्टीप्लाई हुआ तो AR क्यूब। अब इस पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म मतलब A1 है तो A, सेकेंड टर्म A2 है तो A इंटू R, ठीक है। थर्ड टर्म A3 है तो AR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान क्या दे रहे हैं आप, A4 है तो AR का पावर 3। देख रहे हैं ना, एक ही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा था तो A था, R था, पावर क्या उससे एक कम। तीसरा था तो A था, R था, पावर उससे एक कम। चौथा है तो A है, R है, पावर उससे एक कम है, 3 है। अगर मैं कहूँ कि A 17वां, तो देखेंगे अगर तो था क्या कि चौथा टर्म था तो A R पावर उससे कम क्यों, तो 17 रहेगा। तो A R पावर उससे क्या 17 है तो उससे कम 16, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 8 टर्म, तो मीन्स क्या करेंगे कि A फिर R पावर उससे एक कम 8 दिया रहेगा तो 7, ठीक है। तो कहेंगे कि अरे इसमें तो R था ही नहीं मैडम, तो अरे इसमें R नहीं था तो मैं यहाँ पे R का पावर 0 कर देती हूँ। R का पावर 0 करूँगी तो 1 आएगा, ठीक है। तो इतना भी लिखे तो ये एक ही ना बराबर हुआ। तो मीन्स है क्या कि स्ट्रक्चर AR चल रहा है, R का पावर वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है कि जौन सा वाला टर्म होगा उससे एक कम। अगर थर्ड टर्म होगा तो यहाँ पे पावर 2, अगर फोर्थ होगा तो पावर 3, 17 होगा तो पावर 16। क्यों बतला रही हूँ, क्योंकि आपको बुक में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो ऐसे डायरेक्ट बोल के ही आता है कि 15th टर्म, तो आप तुरंत लिख दो खट से कि 15th टर्म। तो फिर आप फाइंड आउट मत करो कि रूल यह कि A इंटू R का पावर n-1 तो n की जगह पे 15, नहीं, खट से लिखो 15 AR 14, बिकॉज ऑफ डेट लेटर हम लोग को भाई और ज़्यादा कैलकुलेशन करना है।
तो जनरली अगर मैं रूल बदलाऊँ यहाँ पे, तो ए लिखी एन लिखी, मतलब जनरल टर्म, तो होगा क्या, ए आर, पावर क्या है, जो भी यहाँ पे इंडिसेज दिया होगा उससे एक कम। ठीक है, समझ में आया हम लोग को। अब आ जाते हैं इसी बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। दिखलाई दे रहा है आप लोग को? नोट कर लीजिए, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, कि किसी भी जीपी का ध्यान दीजिएगा, ए कहने का मतलब स्टार्टिंग वाला पहला सिंबल, आर कहने का मतलब दूसरे में पहले से डिवाइड करेंगे जो आएगा, एन कहने का मतलब कौन सा वाला हमसे पूछा था। ठीक है, तो उसका जनरल टर्म का यह फार्मूला होता है। इरेज करूं? चलिए, नोट कर लिए थे आप लोग। अब देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ देता है कि आप इसका कौन सा टर्म निकालिए, 28 टर्म निकालिए, A20, या आपको बुक में लिख के दे देता है T20 निकालिए, या थोड़ा और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख के दे देता है कि A5 में A15 से डिवाइड करिए। ठीक है, ये तो उस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आ गया। अब ये सिंपल ऐसे, तो T20 निकालना है तो फार्मूला क्या होगा कि AR जितना कहा होगा उससे कम 19। मतलब ये इतना बड़ा लिखा है ना, लिखा है, तो इसे आप लोग घबराएंगे नहीं, करीब बाप रे क्या दे दिया, कुछ नहीं है, जितना कहा रहेगा नंबर में दिया रहेगा उससे कम लिखना है। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकाल लीजिए। अब ए कहने का मतलब पहला वाला सिंबल मीन्स ए इक्वल टू कितना था, √3। आर कहने का मतलब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड मारिए, मतलब 3 में आपने √3 से डिवाइड मारा, तो आपको क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। ठीक है, जानते थे कैसे, 3 दिया, इसको √3 का होल स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, कटेगा, किसके बराबर आएगा, √3 के बराबर। दोनों वैल्यू मिल गई। एन कहने का मतलब यहाँ पे जो सिंबल दिया है 20, हमको T20 निकालना था, तो T20 डैट्स मीन कितना हो जाएगा, ए कहने का मतलब √3 इंटू आर कहने का मतलब √3, तब उसका पावर कितना, उससे कम मतलब 19। फिर से ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, पूरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होना चाहिए। कौन सा यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चलेगा कि अगर देख रहे हैं ना, यह भी √3 यह भी √3, मल्टीप्लाई बेस सेम रहेगा, पावर में दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, कि अगर यह आपका x का पावर a, y का पावर b, तो यह हो जाएगा x का पावर a प्लस b। ठीक है, फर्स्ट डे है तो डेट्स वाई थोड़ा सा ऐसे समझाया जा रहा है। ठीक है, वैसे हमेशा यही करना चाहिए कि पूरा एक एक पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये हुआ हम लोग का। ठीक है, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब √3 का पावर 20। आंसर आप इस पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत खास नहीं है, बट थोड़ा सा हम लोग पढ़े भी हैं तो थोड़ा इसको और देख लेते हैं कि भाई है क्या, कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या 3 इंटू इसमें जा सकता है कि नहीं। √3 दिया है ना, तो √3 को आप क्या लिख सकते हैं, जो ये √3 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको आप अगर लिखने का मन करेगा तो इसको लिखेंगे 3 का पावर 1/2। ठीक है, ये शॉर्ट वाला पढ़ाया गया होगा कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं सिंबल है, मतलब कि ये हम लोग का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। अगर यहाँ पे सिंबल 3 दिया रहता तो मतलब क्यूब रूट है, तो मतलब पावर 1/3 लिखती। यहाँ पे क्या दिया है, 20। ठीक है, यहाँ भी आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चलाएंगे हम लोग। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर x का पावर m और उसका पावर n दिया होगा तो कुछ नहीं है, दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी ये बेसिक एकदम, ज़्यादा यह नहीं कि अब हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में घुस जाना है, अब इसके सारे की इफ बट नहीं, सिंपल जो पढ़े थे कि हाँ भाई m इंटू n हो जाता है जब ये पॉजिटिव दोनों दिए रहेंगे तब। ठीक है, अब यह मल्टीप्लाई होगा तो यह हो गया 3 का पावर 1/2 इंटू 20, यह मिल गया हम लोग का 3 का पावर 10। ठीक है, एक चीज़ और, मतलब 5 पावर तक आप लोग याद भी रखिएगा, बाकी अगर 10 पावर 12 पावर 13 पावर आएगा तो उससे हम लोग को उतना दिक्कत नहीं लेके चलना है। दिखलाई दे रहा है क्लियरली? चलिए अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, वट एवर द प्रॉब्लम्स वी हैव फेस ड्यूरिंग दिस क्लास, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिक्स करने की कोशिश करेंगे, बट अभी तो फिलहाल मैं चलिए नोट कर लीजिए ये। ठीक है, तो इसमें एक और टॉपिक बतला देती हूँ। चलिए गुड, इरेज करती हूँ इसको, देख लिए। चलिए अब जैसे जनरल टर्म का पढ़ लिए ना, तो आपको एपी में भी याद आया होगा कि एपी में भी हम लोग देखिए, जो ये फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आप कहाँ से अप्लाई किए, ए से। ठीक है, मतलब कि A1 A2 A3 A4 A5, तो स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन जो दी थी क्या 3 ठीक है सॉरी, थोड़ा बहुत आप लोग वो हो जाते हैं,
क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो 1/√3 हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा बहुत अभी तुरंत कन्फ्यूज हो जाते, ठीक है, या चलिए यही लिख देती, बट सिंपल ये भी लिख रही हूँ मैं, तो √3 करके लिख दे रही हूँ, ठीक है, कि √3, फिर ये हम लोग का 3, फिर ये हम लोग का 3√3, फिर ये हम लोग का 9, ठीक है। अब इधर चलिए मैं लिख देती हूँ 729, चलिए, ठीक है। अब देखिए जो ये आप लिखे हो ना, ठीक है, अब इसमें जो अगर मैं कहूँ कि इसका 5th टर्म 6th टर्म या यह फार्मूले से जो आप निकाल रहे हो जो भी, तो ये क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग है। एपी में भी जैसे हम लोग पढ़े थे ना फ्रॉम लास्ट, तो इसमें भी पूछेगा कि फ्रॉम लास्ट। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे हमको सीक्वेंस दे दिया, मुझसे कह रहा है कि फ्रॉम स्टार्टिंग से थर्ड, तो पहला दूसरा तीसरा यह है A3 है, ठीक है। तो यह जब फार्मूला लगाएंगे तो आप यह पाएंगे A3 पाएंगे, और वही आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया, कह दिया कि फ्रॉम लास्ट से थर्ड, ठीक है, कहाँ से पूछ दिया कि थर्ड फ्रॉम लास्ट, तो मतलब इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड यह A4 आपको पाना है। अब आप 5 फार्मूला लगाते तो आता आपको A4 नहीं, तो डेट्स वाई जब कभी भी फ्रॉम लास्ट कहेगा तो उस समय यह आप यूज नहीं करोगे। अब उसके लिए क्या है वह देखिए पहले, फिर एक ये क्वेश्चन हम लोग इस पर डील कर लेंगे, ठीक है। चलिए यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप फार्मूला तभी यूज करोगे कब, जब आपको क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा कि फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर फ्रॉम लास्ट कहता है तभी आप यही फार्मूला यूज करोगे तो वही दिक्कत आ जाएगी। A3 की निकालना रहेगा, A4 निकाल लेंगे हम लोग A3, ठीक है। देखिए फ्रॉम लास्ट के लिए क्या होगा, जैसे जनरली अगर मैं लिख रही हूँ तो यही था ना हम लोग का कि AR कब, जब हमारा फर्स्ट टर्म A रहे, कॉमन रेशियो हम लोग का R रहे, ठीक है। तो AR स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यह मान लीजिए कि अगर इस सीक्वेंस में हमारे n टर्म रहे, मतलब AR का पावर n-1 रहे, तो जो यह वाला है हम लोग का nवां टर्म, nth टर्म, ये हम लोग का लास्ट टर्म है, ठीक है। अब फ्रॉम लास्ट वाले के लिए कंसेप्ट देखिए होगा क्या, ऐसे देखिए जैसे ये थर्ड टर्म था, ठीक है, A3 था, क्या था हम लोग का AR स्क्वायर, इसके जस्ट पहले यह A2 था, मतलब इसके पहले वाला, तो यह क्या लिखे हो आपने, तो AR लिखे हो। आया कैसे होगा सोचते हैं अगर, तो इस AR स्क्वायर में आपने जब R से डिवाइड मारे होंगे आप, तो डिवाइड मारने के बाद आपका AR आया होगा, तो यहीं से आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिए, ठीक है। फिर जो यह आपने A1 लिखा, तो A1 आपका क्या है, A है, आया कैसे होगा कि जो भी यह AR था इसमें आपने R से क्या मार दिया, डिवाइड मारा, तो यह मिला। तो मीन्स फ्रॉम लास्ट से जब भी हमको चलना रहेगा ना, जैसे यह हम लोग का AR का पावर n-1 है, ठीक है, तो थोड़ा अगर मैं लिखने जाऊं तो यह हुआ A, यह हुआ AR, यह हुआ AR स्क्वायर, तो यह जो nवां टर्म जो हम लोग का AR का पावर n-1 आ रहा है, तो उसके पहले जो हमारा टर्म्स आया रहता है वह क्या है, AR का पावर n-2 रहता है, ठीक है, कि -2 रहता है। जैसे देखिए बढ़ रहा है ना, 1 था 2 था, तो -2, फिर इसमें +1 की तो -1। अगर यह मेरा लास्ट टर्म रहता तो यह वाला कैसे आया रहता है, जैसे इसमें कि थर्ड वाले के बाद सेकंड वाले लाने के लिए क्या की थी, R से डिवाइड, तो यह nth टर्म था हम लोग का लास्ट, तो इस लास्ट से जस्ट जो दूसरा हम ला रहे हैं कैसे आया रहता है यह वाला चीज़, कि इस L में आप क्या कर दीजिए, R से डिवाइड, फिर इसके पहले वाला जो आया रहता है वह कैसे, कि अब जो यह L/R है इसमें आप R से डिवाइड, ठीक है। एक फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया है, इसमें आपने R से डिवाइड किया, समझाने के लिए लिख दे रही हूँ बस। यह होगा क्या, यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, थर्ड और सेकंड क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यह हुआ क्या रहता है हम लोग का, कि इसके जस्ट बाद LR स्क्वायर आया रहता है, ठीक है, क्लियर है हम लोग का। तो जब कभी भी सीक्वेंस लास्ट से लिखते हैं तो लास्ट से इसका पैटर्न कैसे बनता है, L, तब हम लोग का L/R, तब हम लोग का L/R स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से हम लोग समझ लेते हैं अपना कि लास्ट से पहला L था, लास्ट से दूसरा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट से दूसरा, तो यह क्या था, L/R था, लास्ट से आपका थर्ड वाला, ठीक है, यह वाला, तो यह क्या था, L/R स्क्वायर था। देख रहे हैं ना कि दो सिंबल है, एक L है एक R है, डिवाइड में चल रहा है, हो क्या रहा है, सिमिलरली वही कंसेप्ट, 3 है तो R का पावर 2 है। तो अगर मैं कहूँ कि लास्ट से 18 वाला, 18th, तो क्या हुआ रहता है, LR जितना कहा है उससे कम, ठीक है। तो अगर लास्ट से nth पूछ दे तो उसके लिए क्या बन जाएगा, LR का पावर n-1। दिख रहा है आप लोग को, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। मीन्स
एक आपने और फार्मूला या एक आपने और कंसेप्ट बिल्डअप किया, किसके लिए, कि जब भी कहे हमसे कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो यह किसके बराबर होता है, L अपान में R पावर n-1, जहाँ पे L क्या रहेगा, लास्ट टर्म रहेगा, R क्या रहेगा आपका कॉमन रेशियो रहेगा, n मतलब कौन सा वाला नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे अगर हमको एक ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया कि √3, बार बार ये एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, फिर 3 फिर उसके बाद हम लोग का 9 ... लास्ट में 729। अब इसमें मैं 2 क्वेश्चंस पुट कर दे रही हूँ। एक क्वेश्चन ये पुट कर रही हूँ कि विच टर्म ऑफ दिस GP इज 729, ये कौन सा वाला टर्म था। दूसरा मैं अगर आपसे पुट कर देती हूँ, ठीक है, कि फाइंड इट्स 6th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो तुरंत समझ गए कि फ्रॉम लास्ट मतलब ये वाला फार्मूला नहीं, ये वाला फार्मूला लेके चलना है। ठीक है, पहले इन दोनों का हम लोग करते हैं, पहला ये वाला करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, विच टर्म ऑफ दिस GP 729, कि एक हम लोग को GP दे दिया है, पूछा है कि बतलाइए कौन से नंबर वाला टर्म है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले GP बोल दिया था, तब हमको तो चेक नहीं करना है। अगर GP नहीं बोला रहता तो पहले तो हम चेक करते कि दिया गया पैटर्न जो है तो क्या है, AP है कि GP है कि HP है या कोई स्पेशल सीरीज है। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें खट से हम लोग पहले A अपना निकालेंगे। A कहने का मतलब पहला सिंबल √3, फिर हम लोग R निकालेंगे, जान भी गए कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 मल्टीप्लाई हो रहा था, बट चलिए निकाल लेते हैं दोबारा। ठीक है, निकालेंगे कैसे, दोबारा समझने के लिए कि सेकेंड वाले में फर्स्ट से डिवाइड मार दीजिए, निकलेगा क्या हम लोग का √3। n हम लोगों से पूछा था कि कौन सा वाला यह टर्म होगा फ्रॉम स्टार्टिंग। जब थोड़ा सा मैं पूरा नहीं लिखी हूँ, बट थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि आधा वर्ड बोला जाता है, आधा हम लोग खुद ही समझ लेते हैं। तो यह है कि फ्रॉम स्टार्टिंग से कौन सा वाला टर्म था, फ्रॉम लास्ट हो तो यह पहला टर्म है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग से अगर होगा तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट इट्स nth टर्म इज 729। nth टर्म कहने का मतलब कि जो यह an है वही हम लोग का 729 के बराबर है। यही n फाइंड कर लेंगे हम लोग। an का हम लोग जानते हैं होगा क्या, a × r का पावर n-1 जो है वही 729 है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे a की जगह पे हम लोग का क्या दिया है, √3, r की भी जगह पे क्या है हम लोग का √3 का पावर कितना n-1, यहाँ पे क्या दिया है 729 दिया है। अब तो यह भी जान गए हैं कि बेस सेम होगा तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड, तो आएगा कितना कि √3 का पावर, ये दोनों ऐड होंगे मतलब कि n-1 + 1 n, ये इक्वल टू कितना दिया 729। अब देखिए मैं क्यों कह रही थी कि GP में मैक्सिमम हम लोग को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चलता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे AP में जहाँ हम लोग का लीनियर इक्वेशन बनता था वही GP में देखिए। अब देखिए जो हमारा मिसिंग है वो कहाँ पे गया है, पावर में गया है। तो जब भी पावर में चीज़ मिस रहता है, मतलब वो वेरिएबल, मतलब उसके वो हम लोग इंटरेस्टेड रहे फाइंड आउट करने के लिए, तो करते क्या है कि कुछ नहीं, दोनों साइड का बेस हम लोग क्या करते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। मीन्स इसको भी एक्सप्रेस करेंगे √3 के फॉर्म में, LCM लेके करेंगे अपना। ठीक है, वैसे इतना कुछ चीज़ें हम लोग को कैलकुलेशन में दिमाग में चलना चाहिए कि 729 कुछ नहीं 9 का क्यूब होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कौन सा रूल यहाँ पे यूज करेंगे, तो कुछ नहीं, हमको यही यूज करना है कि अगर बेस दोनों ओर का सेम रहे, मतलब x का पावर a = x का पावर b, तो डेट्स मीन पावर b आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बेस इधर भी सेम करना है। करेंगे कैसे, यह केवल आपको रफ पे समझा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा बस कि कैलकुलेशन आप कैसे करते हो। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए। ये 729 दिया है ना, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 729 कैसे करोगे, LCM लेके कर लेते हैं आप LCM निकालते तो आपको तुरंत याद आता कि 9 का क्यूब है या 9, नाना कितना है √3। अब 9 को बदलो, 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का यह 3 हुआ, पावर मल्टीप्लाई हुआ ना, 3 का पावर कितना हुआ 6। इतना याद रखिएगा कि 729 और कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये हम लोग का 3 का पावर 6 है। अभी भी बेस सेम हुआ नहीं, यहाँ पे जहाँ √3 है यहाँ पे 3 है,
कुछ नहीं, 3 को हम लोग जानते ही हैं कि √3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, तब इसका यह पावर क्या हुआ 6, यहाँ पे √3 हुआ, यह n हुआ, ठीक है। तो मतलब √3 का पावर n डेट इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग का, √3 का पावर 12, ठीक है। अब देखिए, सिंस दिस इज अ फर्स्ट डे, और मैं यहाँ पे यह मान के चलती हूँ कि जो भी मेरा बच्चा है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट, जो कुछ भी इसको देख रहा है, जो कुछ भी हमसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग एकदम क्या फ्रॉम स्टार्टिंग से थोड़ा सा एकदम पूरा, मतलब जानते तो सब कुछ है, बट ऐसे एक यह है कि हम लोग यह मान के चलते कि भाई मेरे पास जो बच्चा है अभी वो क्या है, कच्चा घड़ा है, ठीक है। अभी कच्चा घड़ा भी कहाँ मान रही हूँ मैं, तो आप लोग को ये सब अभी समझ ही रही हूँ, ये आपको 9 का पावर 3 etc पता होगा, ठीक है। तो सो वाई मैं इतना अभी स्लो में चल रहा है, ठीक है। बट आप जैसा पेस कहोगे, जिस टाइप का पेस कहेंगे, जितने लेवल का कहेंगे, आपसे इंटरेक्शन होते रहेगा, तो मुझे आइडिया बनता जाएगा कि आपको कितना, किस हिसाब से, कितना पेस देकर, कितना समझा के, कितना कैलकुलेशन बतलाना है, कितना कंसेप्ट बतलाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब बेस बराबर हो गया, तो n इक्वल टू क्या मिल गया 12, डैट्स मीन कि जो ये 729 था, यह हमारा कौन सा टर्म है, 12 टर्म है। पहले का आंसर निकल गया, कितना निकला हम लोग का, n इक्वल टू 12। अब दूसरे पे जाते हैं, यही था ना हम लोग से, क्या था कि फाइंड इट 6 टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो इसके लास्ट से 6 टर्म निकालना था। अगर मैं यह फार्मूला यूज करती ना, तो मुझे इसको स्टार्टिंग से मिल गया रहता, ठीक है। तो फ्रॉम लास्ट के लिए हम लोग का होता है क्या है कि जो यह लास्ट वाला जो लिखी हूँ, जो यह टर्म लिखी हूँ 729, ये हम लोग को इसको डिनोट करेंगे L से। R ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, कितना, √3। फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है हम लोग का फ्रॉम लास्ट से, यह होता है L होल अपान में R का पावर कितना, n-1, मतलब इसमें डिवाइड चलता है, ठीक है। तो L कहने का मतलब 729, R कहने का मतलब √3 का पावर कितना कहा था हम लोगों से, टर्म्स कितना कहा था 6, तो मतलब 6 से कम मीन्स 5, ठीक है। तो यह हुआ कितना रहता, देख लेती हूँ 729, ठीक है, √3 का है। वैसे थोड़ा बहुत इसके आगे वाले क्लास में या अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग समझ ही गए थे कि 729 क्या है, तो कुछ नहीं, √3 का पावर कितना है हम लोग का आया था 12 है, ठीक है। और यह हम लोग का √3 का पावर 5, सिंप्लीफाई कर दी तो यही हम लोग का फ्रॉम लास्ट से कितना मिल जाएगा, √3 का पावर 12 में से 5 को माइनस की, डेट्स मीन की 7, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बिल्डअप किए, ठीक है। अब जो मोस्टली होगा, तो अब हम लोग को यही पढ़ना है कि इसमें एक आपको सम का पढ़ना है और आपको ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। बट अभी फ़िलहाल में जैसे जब हम लोग जनरल टर्म पढ़े ना, तो ये भी ईजी ये भी हम लोग का अप्रोच था। अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जैसे हम लोग AP में नहीं करते थे कि हमको टर्म्स दे देंगे, 2 कंडीशन दे देगा, एकदम क्लियर वर्ड में रहता है कि 2 कंडीशन दे देगा, उन 2 कंडीशन से आपको कुछ इसमें पूछेगा। तो सिमिलरली GP में भी चलता है, आपको 2 केस दे देगा और उस 2 केस से रिलेटेड हमसे पूछेगा, हमसे कह देगा कि 17 टर्म इतना है, 5th टर्म इतना है, तो इसका 18th टर्म निकालिए। मतलब अब सीक्वेंस पैटर्न दे के नहीं देगा, मतलब A और R क्लियरली विजिबल नहीं रहेंगे, तब उसको सॉल्व करना, मतलब उसको अप्लाई करना, कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हम लोग को सीखना। और एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यह भी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ GP के, ठीक है, जान लेते हैं, ठीक है। तो मीन्स अब हम लोग को नेक्स्ट यही कि जनरल टर्म्स का जो फार्मूला पढ़े हैं, इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करें, एक तो ये हम लोग का है अब, ठीक है। और उसके अलावा कुछ GP की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। GP में याद रखिए, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे डॉट डॉट दे रहा है, तो किसी भी GP का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट आप लेके चलते हो, मतलब अगर मैं इतना ही ले लूँ ना, A3, A4, A5, A6, तो यह अभी किस में रहेगा, एक GP में ही रहेगा, ठीक है। बस क्या बदल जाएगा, अब इसका फर्स्ट टर्म बदल जाएगा। अब इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा हम लोग का, A3 हो जाएगा। कॉमन रेशियो वही रहेगा जो स्टार्टिंग के सीक्वेंस का कॉमन रेशियो था। अगर ये R मल्टीप्लाई करके बना है, तो इनका भी कॉमन रेशियो क्या रहेगा, R, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर किसी GP में कांस्टेंट नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं हर टर्म में, मतलब ये A1, A2, A3, A4 दिया है और इसमें कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए कि मैं इसमें K से मल्टीप्लाई कर देती हूँ हर टर्म में, तो मीन्स KA1, KA2, KA3, तो यह भी हमारा क्या बनेगा, GP ही बनेगा। अगर कांस्टेंट नंबर से डिवाइड भी कर देती हूँ इस टर्म में, तो भी जो रिजल्टेंट जो हम लोग का सीक्वेंस मिलेगा, मतलब A1/K, A2/K, A3/K, यह भी क्या मिलेगा हम लोग को, GP ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और,
अगर डिफिनिट इंटरवल की गैपिंग पे अगर मैं टर्म लेना चालू की, मतलब कि एक ले लिया A1, फिर दो का गैपिंग करके, मतलब 3 का डिफरेंस चल रहा है, दो का गैपिंग करके या A4 ली, मतलब कि डिफरेंस कितने का है, 3 का। A1 ली, A4 ली, फिर 3 का डिफरेंस लूँगी तो A7, फिर 3 का डिफरेंस ली तो A10। तो यह भी हमारा क्या रहता है, GP ही रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी हम लोग फार्मूला जो आज हम लोग सीखे हैं, तो इस फार्मूले को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। मीन्स कहने का मतलब कि अगर हमको क्वेश्चंस दे देता है कि कोई GP है जिसका 3rd टर्म उसके 5th टर्म से 4 टाइम्स है, ठीक है, तो उसका R निकालिए या उसका यह निकालिए, तो यह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत इनको कि भाई इसको प्रूफ करेंगे कि भाई कैसे था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करती हूँ मैं, और ये चीज़ें आप लोग बस आपको थोड़ा बहुत रिकॉल था ये। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। थैंक यू।